नमस्कार ओडिशा सबुठार लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु जेएनयू जेल बेल माड़ देशद्रोह अभियोग आजादी स्लोगन विभिन्न गणमाध्यम जातीय गणमाध्यम साक्षात्कार ए सबु शब्द को जदि मिसेदबा तेरे गोटे ना बाहर और से ना हूँ कन्हैया कुमार चर्चित तथा विवादीय छात्र नेता। आज खोला कथार हटसीट अच्छा आपण प्रश्नर उत्तर देउछन्ते। कन्हैया कुमार, आपको इस प्रोग्राम में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम जो आपके आदरणीय पिता माता जो है आपके नाम जो रखे हैं कन्हैया कुमार, सही में सही रखे हैं? जहां भी आप जाते हैं महाभारत शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से मैं ये बात अपने किताब में लिखा हूँ कि मेरा नाम कन्हैया गलत रखा गया है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के जिस सेंस के साथ लोग इस नाम को याद करते हैं उस सेंस का कोई संबंध मेरे साथ है नहीं। लेकिन जिस महाभारत की आप बात कर रहे हैं उससे ज़रूर हमारा एक सरोकार है। और दिनकर लिखते हैं, हमारे यहाँ के कवि हुए राष्ट्रकवि दिनकर, और इसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। वो लिखते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। युद्ध, लड़ाई और समाज के अंदर शांति, न्याय, बराबरी, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें बहुत सारे दार्शनिक अपना अपना विचार दिए हैं। बतौर विद्यार्थी अपनी छोटी समझ के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलता है, फिर तो महाभारत हो या रामायण हो। लेकिन फ़र्क यही होगा उस वक्त के महाभारत और रामायण में और आज के महाभारत और रामायण में। उस वक्त के रामायण में जो नारी का सवाल था, नारी शक्ति का जो सवाल था, उसको तवज्जो नहीं दी गई। जो समाज के शोषित लोग हैं उसको तवज्जो नहीं दी गई। उस वक्त का जो महाभारत था उसके अंदर जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उसको तवज्जो नहीं दिया गया, उसको नेगेटिवली यूज किया गया। आज के समय में जो महाभारत होगा न्याय के लिए, बराबरी के लिए, उसमें इन तमाम सेक्शन के लोग, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़े हों, किसान हों, मजदूर हों, जितने भी तरीके के लोग हैं, चाहे वो युवा हों, बेरोजगार हों, रोजगार करने वाले हों, सबके न्याय और अधिकार की बात सुनिश्चित करनी होगी। ये लड़ाई और संघर्ष उस न्याय और समानता के लिए है। ठीक है, आपकी लड़ाई जो है वो आरएसएस से है, भाजपा से है, आपने अपना दुश्मन चुन लिया है। लेकिन इधर आके आप प्रशंसा करते हैं नवीन पटनायक जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनका प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी से नाता छुड़ाने के बाद, कंधमाल राइट्स के बाद उन्होंने सही काम किए हैं। ये क्या रुख है आपका? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति के अंतर्गत ये बार बार बोली जाती है। आप राजनीति में आ चुके हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे साथ राजनीति शुरू हो गई। मेरी माँ की तनख्वाह, मेरे पिताजी क्या काम करेंगे और महंगाई, उससे मेरी माँ का पोषाहार सुनिश्चित होगा और मेरी माँ जो खाएगी उसका असर होने वाले बच्चे पे पड़ेगा। अगर जब मैं गर्भ में था और उसको पोलियो का टीका मिल गया तो मैं पोलियोग्रस्त नहीं हुआ। ऐसी नीति होती कि उसको पोलियो का टीका नहीं मिलता तो मैं पोलियो से ग्रसित होकर के पैदा होता। तो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा भाग्य विधाता जो है वो लिखा जा चुका होता है। लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि जातिवाद के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, रोहित वेमुला इशू पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लगता है आप सफल हो पाएंगे? देखिए, जातिवाद दूर नहीं हो पाया है। इसी बात की तो लड़ाई है कि जातिवाद को ख़त्म करना है, जातीय संरचना को एनहिलेट करना है। बाबा साहेब ने वैसे ही बोला था, पहले जाति छोड़ो बाद में रिजर्वेशन। तो ये जो संरचना है जो इतने दिन से चली आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि इतना जल्दी लोग छोड़ देंगे जातिवाद? देखिए,
अगर आप वास्तविक ज़मीनी स्थिति की बात करेंगे तो आज के समय में जो नए उत्पादन के साधन हैं वो जातिवादी नहीं है। आप भी मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है। तो नए उत्पादन के साधन जातिवादी नहीं है। उसका जो शोषण है और एक जो समाज के अंदर मानसिकता है, मनोवैज्ञानिकता है, उसके अंदर जाति बसती है। उसको अगर ख़त्म करना है तो एफर्मेटिव एक्शन को और भी मजबूती से लागू करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, उसको और ईमानदारी से लागू करना पड़ेगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जातिवाद कम नहीं हुआ है। कन्हैया कुमार, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि आप उधर ही गए थे जिधर टेररिस्ट अफजल गुरु का वाहवाही चल रहा था। आप उधर गए थे और नाराबाजी भी चल रहा था, आप नाराबाजी में भी पार्टिसिपेट किए थे। ऐसे ही बड़ा आरोप है आपके ऊपर। जिसका खुद का भाई आतंकवादी के हाथों मारा गया, वो आतंकवादी का समर्थन क्यों करेगा? ये पलट करके जब हम सवाल करते हैं तो सवाल पूछने वाले की या आरोप लगाने वाले की मंशा जो है वो स्पष्ट हो जाती है। हम किसी आतंकवादी का कोई जन्मदिन और मरण दिन नहीं मना रहे थे। हम सड़कों पे थे। विद्यार्थियों का जो वजीफ़ा बंद किया गया उसको लेकर के हम सड़कों पे थे। उसके बाद रोहित वेमुला की जो हत्या हुई उसको लेकर के सड़कों पे थे। और इन दोनों सवालों को लेकर केंद्र सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी हुई। सरकार के इशारे पे, मैं साफ साफ बोलता हूँ, और ये आरोप नहीं है, ये सच है। सरकार के इशारे पे एक साजिश रचा गया। आपके दोस्त लोग भी ये मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि वो भारत से आज़ादी मांग रहे थे। वो जन्मदिन नहीं मना रहे थे। ये बात भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेरे दोस्त नहीं हैं लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो उन लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि हम जो किलिंग है, जिसको वो जुडिशियल किलिंग का नाम देते हैं, उसके नाम पे या उसको मुद्दा बना करके वो डेथ पेनल्टी का विरोध करते हैं। और जो कश्मीर के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन का सवाल है उसको वो उठाते हैं। ये उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, वो एक पहलू है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा मुद्दा कार्यक्रम करना तो नहीं था। आपको कोर्ट के अंदर में मार पड़ा, ये तो गलत था जरूर, लेकिन आपके ऊपर जो चार्जेस है, सेडिशन चार्जेस जो है, देशद्रोह चार्जेस जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ भी जनता संघर्ष कर रही है अपने हक अधिकार के लिए, तो उसमें जो मुख्य तौर पे अगुवाई करने वाले लोग हैं उनको इस कानून के तहत फंसाया जाता है। और सभी तरह की सरकार कर रही है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ बीजेपी ऐसा कर रही है, राज्य की सरकारों ने भी इसका दुरुपयोग किया है। हमको लगता है कि इस कानून को अगर जल्द से जल्द नहीं ख़त्म किया गया तो इसका इस्तेमाल और अत्यधिक किया जाएगा जन आंदोलनों को कुचलने के लिए। क्योंकि जिस तरीके की लूट मची है देश के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ संसाधनों के लूट की, जिस तरीके से विस्थापन हो रहा है दलितों आदिवासियों का, जिस तरीके से लोग किसानी खेती छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का सरकारी नौकरी करते हुए अपना गुजारा नहीं हो रहा है और वो विवश हो रहे हैं जो ऐसे काम करने के लिए जो काम वो नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे माहौल में जनता में और असंतोष बढ़ेगा। और जब उनसे उनका हक अधिकार छीना जाएगा वो सड़कों पे उतरेंगे। तो इस कानून का इस्तेमाल सरकार अपनी गर्दन बचाने के लिए और अपने आका को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करेगी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे उड़िया में एक अच्छा सा कहावत है, बामनो हुई चंद्र को हाथों बढ़ेवा। इसका मतलब है कि छोटे होकर बड़े को टारगेट करना। आपको ये नहीं लगता है कि आपकी जो उम्र है और जो कद है, और आप टारगेट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और मंत्री स्मृति ईरानी को। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आपको ऐसा नहीं लगता है कि? देखिए, पहली बात तो ये है कि टारगेट हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग में टारगेट जो है वो टारगेट है संविधान और लोकतंत्र। हमारा टारगेट है समानता और न्याय। वो जो हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं वो उस टारगेट तक पहुंचने में एक अवरोध की तरह काम कर रहे हैं। तो हमको ज़रूरत नहीं है प्रधानमंत्री का नाम लेने।
ठीक है, आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट लीडर है आप और प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर आरोप, तो लगता नहीं है कि आप थोड़ा टारगेट थोड़ा बड़ा हो गया है? ऐसा नहीं लगता है क्या आपको? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट कोई व्यक्ति या कोई पद नहीं है। हमारा टारगेट है कि इस देश के संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उसको सच करना, उसको हकीकत में लागू करना। उसको लागू करने में वो तो अवरोध हैं, बाधा बन रहे हैं, और जो आंदोलन की गति होती है ना, उसमें जो लोग कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो रास्ते के सारे रोड़े अपने आप हट जाते हैं। वो तो 5 साल के लिए आए हैं, पता नहीं अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा लक्ष्य जो है समाज को बेहतर बनाने का है, किसी व्यक्ति को डिफेम करने का नहीं है। मैंने सुना था कि जो कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो लोग हैं वो चाहते हैं अपने थोड़ा बेस बढ़ाने के लिए और उनका जो बात पूरा देश भर चलाने के लिए कन्हैया कुमार को वो स्टार स्पीकर बनाना चाहते हैं। मुझे तो इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद ये बात हकीकत में है भी नहीं। बहुत सारी बातें हमारे देश में जो है वो भ्रम के तौर पे फैल जाती है या फैला दी जाती है। कल तक तो लोग कह रहे थे कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। कौन कौन बड़े नेताओं से आपके बात हुई है? देखिए, ये सवाल पे हमको लगता है कि बेबाकी से बात करनी चाहिए। एक बात बताइए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या मैं पत्रकारिता ज्वाइन कर लूँगा? ऐसा होता नहीं है। हम स्मृति ईरानी जी से रोड पे खड़ा होकर के मिले हैं। जब हमारा वजीफ़ा बंद किया गया और लगभग 5-6 हज़ार विद्यार्थी HRD मिनिस्टर के सामने खड़े हुए, तो वो बाहर निकल करके आई और हम लोग जो है रोड पे वार्ता किए। तो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और रहेगा? हम कहते हैं कि जो जवान सीमा पे जान दे रहा है वो किसका बेटा है? वो उसी किसान और मजदूर का बेटा है जो काम करके फैक्ट्री और खेतों में जान दे रहा है। तो उसके परिवार के लोग देश के अंदर शहीद हो रहे हैं, उसका बेटा जो है, उसकी संतानें जो हैं वो देश की सीमा पे शहीद हो रहा है। आपके फैमिली के बारे में कौन इनकी लाशों पर राजनीति कर रहा है? आप बोले हैं कि आपके फैमिली से कोई शहीद हुआ है? हमारे पिताजी मजदूरी करते करते आज लपकाग्रस्त हैं, बेड पे हैं। मेरी माँ जो है आंगनवाड़ी सेविका है। मेरे भाई, सारे भाई, मैं फर्स्ट लर्नर हूँ अपनी फैमिली का, PhD कर रहा हूँ। सब CISF में नौकरी कर रहा है, आर्मी में है, BSF में है, SSB में है, सब फौज की नौकरी करता है। इस देश के गरीब लोगों को रोज़गार मिलता कहाँ है? प्राइवेट एजुकेशन वो ले नहीं सकता क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़े हैं तो आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। इंजीनियर डॉक्टर अगर आप नहीं बन सकते हैं तो आपके पास सरकारी नौकरी बचती क्या है? हमारे लिए देश की सेवा करना एक बात है, साथ ही साथ रोज़गार का भी सवाल है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ नौजवान जो सुबह सुबह उठ करके जा कर के फील्ड में दौड़ते हैं, उनका टारगेट ही यही होता है कि हम फौज में बहाल होंगे। और उसके परिवार से कोई एक इंसान पढ़ने के लिए JNU जैसे संस्थान में पहुंच गया है और अपने समाज के लोगों की बात कर रहा है, देश की गरीबी और बेकारी के खिलाफ बोल रहा है, तो आप उसको ही देशद्रोही साबित कर रहे हैं और देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। ये आपका प्रयोजन गलत है। जिस तरीके से आपने गलत बात के लिए एक गलत इंसान को जेल में डाल दिया, उसी तरीके से आप गलत तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी आप विफल होंगे, मैं आपको चेता देना चाहता हूँ। आपने बहुत कुछ पा लिए, लेकिन किसका छवि खराब हुआ? JNU का। तो सबसे बड़ा क्षति जो है वो JNU के ऊपर पहुंचा और आपने JNU का छवि खराब किया खुद के खातिर। ये आपके ऊपर बड़ा आरोप है। देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो JNU के बदौलत हूँ। आप तो हो गए, बड़ा हो गए, आप पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन JNU का छवि का क्या हुआ? JNU के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोई माँ बाप कब प्राउड फील करते हैं, शिक्षक कब प्राउड फील करता है? जब उनका बच्चा एक बेहतर जगह पे जाता है। वही संबंध जो है हमारा JNU के साथ है। अगर हम जीवन में बेहतर करेंगे तो वो उससे JNU को जोड़ा जाएगा। अगर हम जीवन में गलत करेंगे उससे भी JNU को जोड़ा जाएगा। और JNU अपने आप में एक इतिहास है, उसका अपना वजूद है, उसकी पूरी की पूरी विरासत है। वो वर्तमान में भी समाज की बेहतरी के लिए लड़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भविष्य में भी लड़ेगा। इसीलिए किसी एक दो हवा के झोंके से, किसी खास विचारधारा के द्वारा फैलाई गई साजिश से उस संस्थान को बदनाम नहीं किया जा सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये दावे के साथ बोल सकते हैं क्या कि
जो हुआ जेएनयू में, उसका फॉलआउट जो है वो स्मृति ईरानी को इसीलिए चेंज किया गया एचआरडी से? नहीं, मैं ये बात दावे से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि जेएनयू के बारे में जो कुछ भी किया या कराया गया उसमें सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। तो स्मृति ईरानी स्केपगोट थी, पाप की भागीदार नहीं थी। आपने जो बोल रहे हैं ना, वही जो पाप जो है वो पाप की भागीदार नहीं थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाप या पुण्य का सवाल नहीं है। संविधान या कानून के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बतौर एचआरडी मिनिस्टर उन्होंने जो एचसीयू के अंतर्गत हुआ उस पर एक सही पोजीशन नहीं लिया, जेएनयू में जो हुआ उस पर उन्होंने एक सही पोजीशन नहीं लिया, तो बतौर एचआरडी मिनिस्टर उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी ही जिम्मेवारी नहीं बनती है। आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में 4 महीना पहले, फरवरी से 4 महीना पहले जो ये लिखा कि जेएनयू दरार का गढ़ है, वो लोग तो कोई सज़ा नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि की जा रही थी एक विचारधारा के चलते, एक पूरा का पूरा संगठन उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन हाईलाइट किया गया एक इंसान को। वो इंसान भी जिम्मेवार है, लेकिन अगर आप सज़ा देने की बात कर रहे हैं तो सज़ा उसको दे करके बाकी सारे लोगों को बचा लिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार जेएनयू के खिलाफ बोलते रहे, उनको तो राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। जेएनयू के पूरे प्रकरण में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, सुभाष चंद्रा जी जो हैं वो, क्योंकि उनके चैनल से ही डॉक्टर वीडियो का सवाल आया था, कितना सही है कितना गलत है ये सब लोगों के सामने है। वो आज राज्यसभा के सांसद हैं। जो दिल्ली के पुलिस के प्रमुख थे उनको यूपीएससी का सदस्य बना दिया गया है। तो सब लोगों को तो इनाम ही दिया जा रहा है। बीजेपी ने बोल रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन आप बोल रहे थे कि भारत सतरंगी है, बहुरंगी है, विविध रंग है हमारा। लेकिन ये दो बात मिलती नहीं है ना, मिलती नहीं है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत सतरंगी। बिल्कुल, हम स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि हमारा भारत अनेकता में एकता है, अनेक भारत एक भारत, ठीक है, ये हमारी विशेषता है। मेरा कहने का मतलब है ये बोल रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आप बोल रहे हैं कि अनेक भारत एक भारत। हम ये कह रहे हैं कि आप सामाजिक समरसता का झूठ मत फैलाइए, हमको सामाजिक न्याय चाहिए। समरसता तब तक समाज में नहीं रहेगी जब तक जातिवाद रहेगा। जातिवाद को ख़त्म कीजिए तभी समरसता आएगी। जात के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जात के नाम पे जो है आप चुनाव जीत करके सत्ता में आएंगे और उसके बाद बोलेंगे सामाजिक समरसता, मतलब आपके अन्याय को हम सब सहते रहें, समरसता समाज में बनी रहेगी। आपके अन्याय के खिलाफ हम बोलने लगेंगे, आप हमें देशद्रोही साबित कर देंगे। आप जहाँ भी जाते हैं कुछ लोग विरोध करते हैं, काला झंडा भी दिखाते हैं। नहीं आता, अच्छा लगता है। उनके पास करने के लिए कोई काम बचा नहीं है। सरकार के खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं, तो विद्यार्थियों के बीच जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे। अगर आप विद्यार्थी संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो आपकी प्राथमिक जिम्मेवारी विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन विद्यार्थी के पास आप जाकर के क्या बोलेंगे कि आपकी सरकार फेलोशिप बंद कर दी है, आपकी सरकार जो है वो पैसा नहीं दे रही है, आपकी सरकार रोजगार नहीं पैदा कर रही है, आपकी सरकार जो है लेखकों और शिक्षकों को पीट रही है और खुद एबीपी जाकर के प्रोफेसर की हत्या कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे क्या। तो इनको बोलने के लिए एक मुद्दा मिल गया है, तो कम से कम करने को ही सही, दिखाने को ही सही, विरोध करने के लिए इनके पास कुछ है तो कभी बुरा नहीं लगता है। उल्टे इस बात की खुशी होती है कि ये बेचारे अलग थलग पड़ गए हैं। इनके अलावे इनकी देशभक्ति की तथाकथित दुकान में भक्ति खरीदने के लिए कोई नहीं जा रहा है। लोगों ने इनको छोड़ दिया है कि आप ही भक्ति कीजिए। आप उड़ीसा के प्रोग्राम को देख लीजिए, तमाम संगठनों ने इसका स्वागत किया। क्यों? सबसे बड़ा भक्त जो है वो एबीवीपी ही है, सबसे बड़ा देशभक्त एबीवीपी ही है। दरअसल वो देशभक्त नहीं है, एक खास विचारधारा का भक्त है और अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, ठेका पाने के लिए ये लोग जो है छात्र आंदोलन को भटका रहे हैं, उसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप देखिए जो लेफ्ट का जो वोट बेस है वो धीरे धीरे घटती जा रहा है और इसलिए वो सोचते होंगे कि नहीं चलो कन्हैया कुमार आएगा तो थोड़ा कुछ बढ़ जाएगा, तो ऐसे वो सोचते होंगे, इसीलिए वो आपको फिट करना चाहते। ऐसे कुछ प्रपोजल है क्या कि इस देश के अंदर अगर हम लेफ्ट और राइट का डिवीज़न करेंगे तो जो राइट नहीं है वो सब लेफ्ट है और जो लेफ्ट नहीं है वो राइट है, यही डिवीज़न होगा ना। देखिए आपका जो
लेफ्ट का जो मूलभूत है वो कैपिटलिस्ट बनाम नॉन कैपिटलिस्ट है। आप अभी खुद के लिए राइटिस्ट बनाम नॉन राइटिस्ट बना देते हैं, लेकिन जो मूलभूत है वो कैपिटलिस्ट बनाम नॉन कैपिटलिस्ट है। जब आप इस देश के अंदर पॉलिटिकल फॉर्मेशन को यूरोपीय मॉडल पे उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, उसको श्रेणीबद्ध करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट 3 डिवीज़न है, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंटरिस्ट। लेकिन उस डिवीज़न को जब हम इस देश के पॉलिटिकल फॉर्मेशन में लेकर के आते हैं तो उस कैटेगरी से हमको काम नहीं चलता है। कई बार आपको जो सेंटरिस्ट पार्टी है वो आपको राइट विंग दिखेगी, जो राइट विंग है वो आपको जो है लेफ्ट विंग दिखेगी। एक ऐतिहासिक सवाल है कि जब राइट विंग है बीजेपी, जनसंघ, तो जनसंघ के साथ इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियां कैसे गई कांग्रेस के खिलाफ? मतलब सेंटरिस्ट पार्टी को हराने के लिए राइट और लेफ्ट एक हो गए। ये तो ऐतिहासिक सवाल है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उस कैटेगराइजेशन को ही हम ठीक से नहीं समझते हैं। इस देश के अंदर अगर कोई कैटेगराइजेशन हो सकता है तो वो 2 कैटेगराइजेशन हो सकता है, एक जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता है, वो सोशल भी होता है, वो कल्चरल भी होता है और वो पॉलिटिकल भी होता है। सोशल एस्टेब्लिशमेंट क्या है? जो कहता है कि जातिवाद सही है वो राइट विंग है, और जो कहता है कि जातिवाद गलत है वो लेफ्ट विंग है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो पितृ सत्ता है। धन्यवाद। टाइम खत्म हो जा रहा है। ये थिले कन्हैया कुमार, विवादीय तथा चर्चित छात्र नेता। आज खोला कथार हर्षित थिले, आपण प्रश्न उत्तर देउथिले। केते सत कहूथिले, केते सत कहू नथिले, से विचार आपणकर। खोला कथा आज पैंती की। धन्यवाद, नमस्कार।